बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और आगे की सोचो, क्योंकि विचारों पर किसी का अधिकार नहीं होता है। और जिन्हें दिन में सपने देखना अच्छा लगता है, उन्हें रातें छोटी लगती है। और जिन्हें सपना पूरा करना अच्छा लगता है, उनको दिन छोटा लगता है। मैं आपका मुकु और दुनिया का मुकेश अंबानी बोल रहा हूँ। मैं वही हूँ जिसकी बदौलत ही आज आप मेरा ये वीडियो अपने मोबाइल में बिना किसी रुकावट के देख पा रहे हैं। मैं वही हूँ जिसने भारत में सबसे सस्ता और तेज गति से चलने वाला इंटरनेट जियो दिया और भारत को आईटी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक अलग ही गति प्रदान की। मेरे नाम से शायद ही कोई अनजान होगा। आज मुझे देश का हर इंसान जानता है। मैं काफी समय तक सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का नंबर 1 अमीर आदमी बना रहा और आज फिर से मैं उसी जगह पर काबिज हूँ। इतना ही नहीं, मैं दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों में काफी समय से बना हुआ हूँ। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार होने पर भी आपको आश्चर्य होगा कि मेरे पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड नहीं है। आज मेरे पास दुनिया की हर महंगी चीज है और ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे मैं खरीद नहीं सकता। अगर मैं मेरी कमाई के बारे में छोटा सा उदाहरण दूं तो 1 घंटे की मेरी कमाई 90 करोड़ है। इसी से आप मेरी कमाई का अंदाजा लगा सकते हैं। आज मेरे पास दुनिया का सबसे महंगा घर है जो कि दुनिया की सभी सुविधाओं से लिप्त है। मेरे पास हर तरह की महंगी गाड़ियां और यॉट है। लेकिन आपको बता दूं कि हमेशा से मेरे पास ये सब नहीं था। मेरे जीवन में भी एक समय ऐसा था जब मेरे पिताजी एक पेट्रोल पंप पर काम किया करते थे। लेकिन वहां से यहाँ तक का सफर मैंने बड़े ही उतार चढ़ाव और कठिनाई भरे रास्ते से पार किया। आज मेरे पास इतनी संपत्ति है कि भारत सरकार मेरी संपत्ति से 1 महीने तक पूरे देश को चला सकती है। मेरे पास इतना पैसा होने के बावजूद मैंने कभी अपनी सादगी और देश प्रेम को नहीं छोड़ा। आज कई सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर अपने पैसों का रौब दिखाने के लिए विदेशों में शादी करते हैं, विदेशों का पानी पीते हैं, जो कि अपने देश की सुंदरता का एक गलत संदेश देता है। वहीं मैंने अपनी बेटी की शादी भारत के ही लेक सिटी उदयपुर में करी, जिससे अपने देश की ही अर्थव्यवस्था को फायदा मिला। यही छोटी छोटी चीजें मुझे बाकी सबसे अलग बनाती है। आज मेरे पास एक ऐसा घर है जिसमें किसी 7 स्टार होटल से कम सुविधा नहीं है। इसके अलावा मेरे पास एक चलती फिरती 5 स्टार होटल भी है, जिसे आप सभी वैनिटी वैन के नाम से जानते हैं। आज मेरे पास इंडियन प्रीमियर लीग के साथ विदेशों में होने वाली कई लीग में मुंबई इंडियंस के नाम से खुद की क्रिकेट टीम है, जिसे आप सभी जानते होंगे। आज भारत का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को जितना नहीं जानते, जितनी दुनिया मेरे नाम को जानती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इन सब को मैंने कैसे हासिल किया और कैसे मेरी रिलायंस इंडस्ट्री इतनी बड़ी बन गई कि आज दुनिया के कई देशों में अपनी एक अलग पहचान बना पाई है। आज मैं आपको मेरे बचपन से लेकर आज तक की सारी चीजें साझा करूंगा, तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। मेरा जन्म 19 अप्रैल 1957 को ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी अदन, जो कि वर्तमान में यमन नाम से जाना जाता है, यमन में एक गुजराती हिंदू परिवार में हुआ। मेरे पिताजी का नाम आप जानते ही हैं, धीरू भाई अंबानी था और माता का नाम कोकिलाबेन। मेरा एक छोटा भाई अनिल अंबानी है और 2 बहनें नीना भद्रश्याम कोठारी और दीप्ति दत्ता राज है। अब आप सोच रहे होंगे कि आज जब मेरा पूरा परिवार भारत में ही रहता है तो मेरा जन्म यमन में कैसे हुआ। तो आपको बता दो कि उस समय मेरे पिता पेट्रोल पंप पर एक अटेंडेंट की नौकरी किया करते थे। मेरे जन्म के कुछ समय बाद ही यमन में कुछ राजनीतिक उतार चढ़ाव आया, जिस वजह से मेरे पिता की नौकरी चली गई और उनको भारत लौटना पड़ा। मेरा परिवार जल्द ही भारत चला आया, जहां हमारे जीवन स्तर में सुधार हुआ, क्योंकि अब हम 2 बेडरूम के अपार्टमेंट में रहते थे। यहाँ से हमारे लिए अच्छा समय शुरू हो गया, क्योंकि मेरे पिता ने विमल ब्रांड के तहत कपड़ा उद्योग में अपना व्यवसाय सफलतापूर्वक स्थापित किया, जो विमल ब्रांड आज भी आप लोगों के बीच काफी पॉपुलर है। मेरे पिता ने जल्द ही तरक्की की और परिवार के रहने के लिए एक 14 मंजिला इमारत खरीदी। इसके बावजूद मेरे पिता का मानना था कि मुकेश के लिए सामान्य बचपन होना ही सबसे अच्छा है। इस वजह से मैं स्कूल जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करता और मुझे कभी कोई रिसीव करने के लिए नहीं आया, ताकि मैं अपने आप को संभाल सकूं। मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की। मैंने स्टैनफोर्ड से MBA किया। यही वो समय था जब मेरे पिता ने PFI पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न निर्माण के लिए
लाइसेंस हासिल करने के लिए टाटा और बिरला को सफलतापूर्वक हराया। मेरे पिता हमेशा मानते थे कि वास्तविक जीवन के कौशल का उपयोग अनुभव के माध्यम से किया जाता है, न कि कक्षा में बैठने से। इस विश्वास के कारण उन्होंने मुझको संयंत्र को स्थापित करने में शामिल होने को कहा। मैंने एक ऐसा संयंत्र स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो अपने समय से काफी आगे था। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि मेरे पिता हमेशा मुझे एक बिजनेस पार्टनर मानते थे और मुझे बिना अनुभव के योगदान करने की अनुमति देते थे। मैंने गुजरात के जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी की स्थापना करके रिलायंस के पद चिन्हों को आगे बढ़ाया। मैं हालांकि यही नहीं रुका, क्योंकि उसके बाद मैंने अपनी टेलीकॉम आर्म रिलायंस कम्युनिकेशन भी स्थापित की। मेरे पिता धीरू भाई अंबानी का 2002 में एक ब्रेन स्ट्रोक से निधन हो गया। ये दूसरी बार था जब उन्हें स्ट्रोक का सामना करना पड़ा। 1986 में पहली बार कंपनी को हम दोनों भाइयों द्वारा चलाया गया। मेरे पिता का निधन बिना वसीयत के हो गया था। जल्द ही भाइयों के रिश्तों में दरार आने लगी, जो एक सार्वजनिक झगड़ा बन गया। मेरी मां ने कोकिलाबेन ने फैसला किया कि कंपनी की संपत्ति को दो भाइयों के बीच विभाजित करने का समय आ गया है और झगड़े को खत्म करने के लिए ये जरूरी भी था। लेकिन मां का झुकाव मेरे छोटे भाई की तरफ अधिक था, क्योंकि मां को अपना छोटा बेटा अधिक लाडला होता है। मुझे बंटवारे में तेल और गैस, रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल कंपनियां मिली, जबकि अनिल को वो मिला जिसे राइजनिंग सन कंपनियां कहा जाता था। बिजली, दूर संचार और फाइनेंशियल सर्विसेज सेगमेंट। ये मेरे लिए एक झटका था, क्योंकि अनिल को कुछ कंपनियां मिली जिन्हें बनाने के लिए मैंने कड़ी मेहनत की और जिनकी विकास दर अधिक थी। मैंने उन उद्योगों में प्रवेश भी नहीं कर सका, क्योंकि विभाजन की एक गैर प्रतिस्पर्धा खंड के साथ आया था। हालांकि मैंने 2008 के संकट के बाद इस खंड से छुटकारा पाने का अवसर देखा। अनिल ने खुद को मुश्किल में पाया, क्योंकि उनकी कई परियोजनाएं अटकी हुई थी और उचित दरों पर गैस की आवश्यकता थी। मैंने इस शर्त पर गैस की आपूर्ति करने के लिए कदम रखा कि गैर प्रतिस्पर्धा खंड को रद्द कर दिया गया था। हालांकि इसे भाईचारे के प्यार के लिए गलत नहीं किया जा सकता, परंतु तुरंत बाद जो हुआ वो ये सुनिश्चित करने के लिए मैं एक भूमिका निभा रहा था कि अनिल की आरकॉम और साउथ अफ्रीकाज MTN के बीच सौदा कभी न हो। इस सौदे से आरकॉम दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनियों में से एक बन जाती। दूरसंचार क्षेत्र के लिए मेरी खोज स्पष्ट रूप से केवल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं थी। आखिर आरकॉम एक ऐसी कंपनी थी जिसका निर्माण और शुरुआती विकास मेरा ही था। अफसोस की बात है कि विभाजन में मैंने अपनी कंपनी को अन्यायपूर्ण तरीके से खो दिया। मैंने अपने तेल और पेट्रोकेमिकल व्यवसाय से अर्जित धन को दूरसंचार क्षेत्र में एक प्रतिस्पर्धी कंपनी बनाने के लिए अगले 5 वर्षों में खर्च किया। ये उस समय एक पागल निर्णय लग रहा था, क्योंकि उद्योग में हर निवाला के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले कई दिग्गजों द्वारा दूरसंचार क्षेत्र पहले से ही हावी था। मैं मेरी सारी पूंजी उस क्षेत्र में लगाने वाला था जिसमें पहले से कई नामी कंपनियां अपना नाम कमा चुकी थी, और उनसे प्रतिस्पर्धा करना हर किसी के बस में नहीं था। और आखिरकार मैंने मेरी दूरसंचार कंपनी जियो को 4G के साथ लॉन्च किया। इसके बाद जियो ने उद्योग में सबसे कम कीमतों की पेशकश की, जिससे उनका मुकाबला करना असंभव हो गया। ये मेरी कारोबारी सूझबूझ साफ नजर आ रही थी। मैंने दूरसंचार उद्योग का लाभ उठाया, क्योंकि ये खराब 2G और 3G सेवाओं के बदले में महंगे उत्पादों से वर्षों से लाभान्वित हुआ। जियो ने अब अन्य खिलाड़ियों को भी अपने उत्पादों को कम मार्जिन पर पेश करने के लिए मजबूर कर दिया। मेरे इस कदम ने भारत में दूरसंचार क्षेत्र में एक क्रांति ला दी। पहले लोग 2G और 3G जैसे घटिया इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे थे और उसके लिए एक बहुत बड़ी रकम भी चुका रहे थे, और इसका मैंने फायदा उठाया और फास्ट इंटरनेट 4G दिया, वो भी शुरुआती दिनों में फ्री, जिससे करोड़ों लोगों ने जियो को अपना लिया और बाकी की कंपनियों को भी मजबूरन अपने में कई परिवर्तन करने पड़े और अपनी दरों को सस्ता करना पड़ा। जियो आज बाकी सभी टेलीकॉम कंपनियों के लिए सरदर्द बना हुआ है। मूल्य निर्धारण युद्ध के बाद जल्द ही अनिल की रिलायंस कम्युनिकेशन धुल गई। हालांकि केवल अनिल प्रभावित नहीं था, भारतीय एयरटेल जैसे दिग्गजों को जल्द ही एहसास हो गया कि जियो का दबदबा है। इसके अलावा इस क्षेत्र के अन्य लोगों की विपरीत रिलायंस के पेट्रोल व्यवसाय की बदौलत जियो के पास गहरी जेब थी। वोडाफोन और आइडिया मुश्किल से ही बच पाए और तब से उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ और उन दोनों को साथ होना पड़ा। उसके अलावा
जो नई कंपनियां इस क्षेत्र में कदम जमाना चाह रही थी, वो हमेशा के लिए खत्म हो गई। पूरे भारत में 2G नेटवर्क बनाने में दूरसंचार क्षेत्र के संयुक्त प्रयासों को 25 साल लगे। उल्लेखनीय है कि मेरी ड्राइव और सफल निष्पादन की बदौलत जियो केवल 3 वर्षों में ऐसा करने में सफल रही। रिलायंस जियो के मार्केट में आते ही टेलीकॉम की दुनिया में मानो तूफान सा आ गया हो, और वही जियो के इस तूफान ने एक रिकॉर्ड भी बनाया। जियो ने मात्र 170 दिनों में लगभग 10 करोड़ ग्राहक अपने खाते में जोड़े, और ऐसा करने वाली जियो भारत में पहली टेलीकॉम कंपनी थी। आपको बता दें कि रिलायंस सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी नाम कमा रही है। मैंने रिलायंस को सफलतापूर्वक एक ऐसे समूह के रूप में विविधता प्रदान की जो पूरे भारत में ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल, कपड़ा, प्राकृतिक संसाधन, खुदरा और दूरसंचार में लगे व्यवसायों का मालिक है। टेलीकॉम जायंट जियो की स्थापना के अलावा मैंने मार्क जुकरबर्ग के व्हाट्सएप के साथ साझेदारी करके धीरे धीरे रिटेल और ई-कॉमर्स उद्योग में भी कदम बढ़ा लिए। अप्रैल 2020 में फेसबुक ने $65.95 बिलियन के प्री मनी वैल्यूएशन पर 9.99% हिस्सेदारी हासिल करके रिलायंस जियो में $5.7 बिलियन का निवेश किया। रिटेल सेगमेंट में अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायता कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने भी किशोर बियानी के फ्यूचर ग्रुप को 24,713 करोड़ के सौदे में अधिग्रहित कर लिया, जो वर्तमान में अमेज़न के साथ कानूनी लड़ाई में लगा हुआ है। रिलायंस ने उसी महीने लगभग 620 करोड़ में ऑनलाइन फार्मेसी नेटमेड्स में बहुमत हिस्सेदारी हासिल की। मेरे नेतृत्व में रिलायंस बाजार पूंजीकरण में $100 अरब से अधिक की पहली भारतीय कंपनी बन गया। ये वर्तमान में भारत में सबसे अधिक लाभदायक कंपनी भी है। भारत सरकार को सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क से होने वाले राजस्व के लगभग 5% के लिए मेरी कंपनी जिम्मेदार है। विकास ने मुझे एशिया के सबसे अमीर आदमी बनने के लिए भी प्रेरित किया, और मैं एशिया का सबसे अमीर आदमी बना। हालांकि कई वर्षों से भारत के सबसे धनी व्यक्ति होने के नाते मैंने कभी भी अपनी प्रशंसा पर आराम नहीं किया, और मैं अब करता हूँ। रिलायंस को जीरो कार्बन कंपनी में बदलने के मेरे प्रयास में देखा जा सकता है। ये रिलायंस के पेट्रोकेमिकल के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक होने के बावजूद है। मुझको अक्सर ये कहते हुए भी सुना जाता है कि डेटा इज द न्यू ऑयल। ये तकनीकी क्षेत्र की ओर मेरे ध्यान में बदलाव को उजागर करता है। 2020 में मैंने भी अपने भाई अनिल की मदद के लिए कदम बढ़ाया, जो अपनी मां के अनुरोध पर टूट गया। ब्लूमबर्ग द्वारा यह बताया गया कि मैंने अनिल को यह एहसान प्राप्त करने के लिए भीख मांगी थी। अपने जख्मों पर नमक डालने के लिए अनिल ने सार्वजनिक रूप से अपने प्रतिद्वंदी का शुक्रिया अदा करके अपने अपमान को और भी बढ़ा दिया। मैं वहां जाता हूं जहां व्यापार मुझे ले जाता है। यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जब 2019-20 की अवधि के बीच मैंने फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियों के लिए भारतीय उपयोगकर्ता डेटा के बहिर्वाह को रोकने के लिए डेटा राष्ट्रवाद का स्पष्ट रूप से समर्थन किया। ये जल्द ही दोनों कंपनियों के साथ सहयोग में बदल गया, जब रिलायंस ने कर्ज मुक्त होने के लिए दोनों को हिस्सेदारी बेच दी। बेहतर या बदतर के लिए मेरी सफलता की कहानी भी आज भारत की सफलता की कहानी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज कंपनी का विकास भी भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि मैंने न सिर्फ अपना नाम बनाने में कामयाबी रखी, मैंने अपने पिता की छाया से बाहर निकलने में भी कामयाब रहा, जिसने पिछली शताब्दी में देश को प्रभावित किया। मुझे इस देश ने बहुत कुछ दिया है और मैं इस देश को कभी भी झुकने नहीं दे सकता। इसी वजह से आज कई जगह मेरे माता पिता के नाम कई हॉस्पिटल्स, स्कूल और कॉलेजेस चल रहे हैं, जो कि लाखों युवाओं को शिक्षा प्रदान करने का काम कर रहे हैं, जिनसे वो कई क्षेत्रों में अपना और अपने देश का नाम कर रहे हैं। एक समय था जब मेरा परिवार मुंबई के भूलेश्वर में 2 कमरों के मकान में रहा करता था। अब मैं अपने परिवार के साथ दक्षिण मुंबई के अल्ट माउंट रोड पर स्थित अपने 27 मंजिला इमारत एंटीलिया में रहता हूँ। इसे दुनिया का सबसे महंगा घर माना जाता है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से भी महंगा है। लगभग 600 कर्मचारियों का दल इस इमारत की देखरेख में हर समय लगा रहता है। इसके नाम अटलांटिक ओशियन स्थित इसी नाम के एक पौराणिक टापू पर रखा गया है। पूरा घर सूर्य और कमल की विषय वस्तु पर आधारित है। इमारत में सूर्य और कमल का आकार बनाने के लिए उत्कृष्ट सामानों जैसे दुर्लभ लकड़ी, संगमरमर और क्रिस्टल का इस्तेमाल किया गया है। मुंबई के करीब 500 बेडरूम फ्लैट के बराबर एरिया में फैला है।
ये 4532 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। अगर मैं मेरी नेटवर्थ की बात करूं तो मेरी नेटवर्थ 7,48,499 करोड़ है। मेरे पास 55 करोड़ की 8 महंगी गाड़ियां हैं, साथ ही 3 जेट भी। मैं आगे बढ़ता गया और दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम रिफाइनरी जामनगर भारत में बनाया, जो 66 लाख बैरल प्रतिदिन भरने की क्षमता रखता है, जो 2010 में भारत के सबसे ज्यादा प्रचलित पेट्रोलियम क्षेत्र और पावर जनरेशन के मामले में उच्च स्तर की इंडस्ट्री थी। अगर मेरे और मेरे भाई के बीच मतभेद नहीं होता तो आज हमारा परिवार इस धरती का सबसे अमीर परिवार होता। अगर मैं पुरस्कार और सम्मान की बात करूं तो मुझको एनडीटीवी द्वारा साल 2007 का बिजनेसमैन ऑफ द ईयर चुना गया। यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया बिजनेस काउंसिल ने वॉशिंगटन में मुझे 2007 में ग्लोबल विजन लीडरशिप अवार्ड दिया। नवंबर 2004 में प्राइस वाटर हाउस कूपर्स द्वारा कराए गए एवं फाइनेंशियल टाइम्स लंदन में प्रकाशित सर्वे में मुझको 4 सीईओ में दूसरा स्थान मिला। अक्टूबर 2004 में टोटल टेलीकॉम ने दूरसंचार के क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के तौर पर मुझको वर्ल्ड कम्युनिकेशन अवार्ड दिया। वॉइस एंड डेटा पत्रिका ने सितंबर 2004 में उन्हें टेलीकॉम मैन ऑफ द ईयर चुना। फॉर्च्यून पत्रिका के अगस्त 2004 अंक में सबसे शक्तिशाली कारोबारियों की एशिया पावर 25 सूची में मुझे 13वां स्थान मिला। मई 2004 में एशिया सोसाइटी वॉशिंगटन डीसी द्वारा मुझे एशिया सोसाइटी लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया। इंडिया टुडे के मार्च मई 2004 अंक में द पावर लिस्ट मई 2004 में मैंने लगातार दूसरे साल पहला स्थान हासिल किया। जून 2007 में भारत का पहला ट्रिलियनियर चुना गया। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों मैंने चित्रलेखा पर्सन ऑफ द ईयर 2007 का पुरस्कार जीता। दोस्तों, मैंने अपने पिता द्वारा दिए गए कार्य को आगे बढ़ाया, ना कि उनकी तरह जो अपने पिता की दी गई दौलत पर अभिमान करते हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने दम पर हूँ। बाकी संपत्ति तो मेरे भाई को भी मिली, लेकिन उसमें और मेरे में आज कितना फर्क है ये आप जानते हैं। इंसान को काम करते कभी रुकना नहीं चाहिए। आज मेरे पास इतनी संपत्ति है कि मैं रोज दोनों हाथों से अरबों उड़ाऊं तो भी मेरी संपत्ति मेरी बची जिंदगी में खत्म नहीं हो पाएगी। लेकिन मैं आज भी काम करता हूं और मेरी कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में लगा रहता हूं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।